हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्वेतांक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहली वीडियो देख के इतना प्यार दिया और आज आप दूसरी वीडियो के लिए वापस आए हैं। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, जिनमें हम बात कर रहे हैं ऐसी स्टैट्स के बारे में जो हमारे दावे को और पुख्ता करते हैं कि क्यों भारत का यूथ इस समय एक मेंटल हेल्थ ट्रॉमा में गुजर रहा है और एक पैंडेमिक फेस कर रहा है। पार्ट 2 में आज हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी जो एक कलेक्टिविज्म को फॉलो करती थी, आज इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमें बात करनी होगी अर्ली 90s की। अर्ली 90s में इंडिया में एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन लिया गया, जो था हमारे देश के दरवाजे मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए खोल देना, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो इतने सालों से अपने मार्केटिंग और सेल्स के तरीके रिफाइन कर चुकी थी, जब इंडिया में पहुंचती हैं तो ये बात भली भांति से जानती हैं कि किसी भी देश में अगर प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस और कल्चर को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी। तो यहीं से एक वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लक्स बहुतायत शुरू किया गया। हमें इस बात को बार बार कहा गया कि हम लोग बैकवर्ड हैं, हम लोगों को नई चीज़ें, साइंस, टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है और एक ऐसी लेड बैक कंट्री है जो अपने कैरियर के लिए सीरियस नहीं। और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ हुई वो ये थी कि हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री का एक बूम डेवलप हुआ। अब ये बूम शुरू कैसे हुआ, थोड़ा उसे जानते हैं। तो लेट 80s में जो यूएस के इंजीनियर्स थे, जो टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने अपनी सैलरी हाइक के लिए ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। अब ये सस्ते इंजीनियर्स उन लोगों को मिले इंडिया से, और यहीं पे जन्म होता है ऐसी कुछ कंपनीज का जिन नाम आज हम बार बार लेते हैं, और आप में से कई लोग उस कंपनी में एम्प्लॉय भी होंगे, जिनका नाम है विप्रो, इन्फोसिस और HCL। ये कंपनीज उसी समय की उपजाई हुई कंपनीज हैं जिन्होंने उस डिमांड और सप्लाई को मैच किया और इंडिया के जो सस्ते इंजीनियर्स थे वो वहाँ पहुँचाए। तो अब आईटी इंडस्ट्री में खपत बहुत ज़्यादा थी। जो करियर पहले जहाँ पर लोग कॉमर्स भी चूज़ करते थे, जहाँ पर लोग आर्ट्स भी चूज़ करते थे अपनी रुचि के हिसाब, सिंसियर एडवाइस दी जाने लगी कि अगर करियर बनाना है तो साइंस ही लेनी होगी। मतलब अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बुद्धू हो, जो आज हम सब जानते हैं कि बहुत गलत मान्यता थी। जो माता पिता थे, जब उन्होंने इस नए बदलते हुए कल्चर को देखा तो उनको सबसे पहले ये समझ में आया कि एक तो अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है और दूसरा साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माता पिता जो ये सुनकर आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग बैकवर्ड कल्चर से हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे बेहतर स्कूलों में डालना शुरू किया। अब ये बच्चे क्योंकि इंग्लिश तालीम लेते थे तो ये भी अपने माता पिता को बैकवर्ड ही समझते थे। तो एक जो लिंक था, जो आप अपने दादी दादा से, अपने माता पिता से जो एक लिंक एस्टैब्लिश करके आते थे, जो भी नई चीज़ें सीखते थे, उनसे शेयर करते थे, वो लिंक टूटता चला गया। और यहीं पर एक चीज़ और ऐड ऑन होते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट से हर इन्फॉर्मेशन करना बहुत आसान हो गया। तो अब ये जो बच्चे थे, इनको अगर कोई भी चीज़ नहीं जाननी होती थी तो ये अपने माता पिता या दादा दादी के पास नहीं जाते थे, ये जाते थे सबसे पहले इंटरनेट के पास। आईटी का हब बना बैंगलोर, बाद में जाके हैदराबाद और फिर नॉर्थ इंडिया में गुरुग्राम। यहाँ पर काम करने के लिए आपको ट्रैवल करके यहाँ रहना पड़ता था। तो इन कंपनीज को एक बहुत अच्छा सिस्टम जनरेट होता हुआ पाया गया कि अगर एक व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है, उसे फैमिली की टेंशन नहीं रहती, फैमिली सिस्टम ही नहीं रहता, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है अपने काम में। तो इन कंपनीज ने एक टेक्निक भी यूज़ करना शुरू किया, जहाँ पर ये नॉर्थ के व्यक्ति को साउथ में भेज दिया करते थे और साउथ के व्यक्ति को नॉर्थ में। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। इन कंपनीज का एक कल्चर था जहाँ पर इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मान लिया गया। हमारे वो बच्चे जो किसी बी टायर सिटी से यहाँ आते थे, उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता था। उनको इस कल्चर में ऑगमेंट होने में, धीरे धीरे इसको एस्टैब्लिश करने में उनको समय लगा। इसकी भरपाई वो किया करते थे अपनी मेहनत से। तो वो दिन रात अपने काम में मेहनत करके लगे रहे। और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सुरिंदर जोटका साहब, जो प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के जेएनयू में। वो ये बताते हैं कि जब बच्चे अपनी फैमिली सिस्टम से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाके जॉब करना शुरू करते हैं, तो वो इनिशियली 2 से 4 साल बहुत मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद
जब उनको अपनी मेहनत सफल होते हुए नहीं दिखती तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाती है और फिर उनके साथ वही इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं जो लोनलीनेस से शुरू होकर आगे जाके मेंटल हेल्थ को ट्रिगर करते हैं। अब ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, इन्होंने जब अपनी फैमिली स्टार्ट करी तो फैमिली इन्हीं मेगा सिटीज़ के आसपास एस्टैब्लिश करी। यहाँ जन्म होता है एक और प्रॉब्लम का जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। तो ये फैमिली अपने माँ बाप के साथ नहीं शुरू कर पाए क्योंकि माँ बाप को वहाँ लाना और उनका खर्चा बहुत डिफिकल्ट था और माँ बाप भी यहाँ नहीं आ सकते थे क्योंकि वो अपने पूरे सोसाइटी, अपने दोस्त, अपना मतलब हर चीज़ को छोड़कर एकदम अप्रूट होके दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो अब ये जो बच्चे जन्मे, जो इस सोसाइटी में जन्मे, जो अपने माता पिता को पूरे दिन काम करते हुए देख रहे हैं, जिनको हम मिलेनियल्स कहते हैं, ये बच्चे इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए। बीजीएस ग्लोबल हॉस्पिटल बैंगलोर के कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रघु कृष्ण मूर्ति ये कहते हैं कि इस इंटरनेट के माहौल में पले बड़े बच्चों को अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको ये समझता है कि इंटरनेट पे खुद को एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू लोगों से जाकर मिलने में। यही लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन ट्रिगर करता है कई सोशल हिंड्रेंसेस, जैसे कि जब ये बच्चे अपनी लाइफ में कॉलेज या फिर अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करते हैं, ये बच्चे इंटरैक्शन करने से घबराते हैं, ये एंग्शियस हो जाते हैं। यही आगे जाके एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज को ट्रिगर करता है। और दूसरी तरफ इन न्यूक्लियर फैमिली से परेशान वो माँ बाप जो अपने बच्चों से छूट चुके थे, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। इस इंटरनेट के युग में जहाँ कहने को तो हर चीज़ आसान करी जा रही है पर हर चीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही है उन लोगों के लिए। नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन सीखना आसान काम नहीं है। उनको एक फीलिंग ऑफ बैकवर्डनेस हमेशा से सताती रही है और अब जब उन लोगों को इमोशनल कनेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो अपने बच्चों से, अपने पोतों से और दूर हो जाते हैं। द सेंटर फॉर इंटरनेट इन सोसाइटी के फाउंडर निशांत शाह ये बताते हैं कि इंटरनेट की वजह सोसाइटी में फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, सारी की सारी चीज़ों के नॉर्म्स बदल चुके हैं। वह यह भी कहते हैं इन चीज़ों की वजह से लोग अपनी इमोशनल नीड्स को धीरे धीरे निगलेक्ट करते जा रहे हैं। वह प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन सोशल वैलिडेशन पे ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू फिजिकली लोगों से मिलना, आनंद लेना। तो अब हमारी कहानी में एंट्री होती है सबसे खतरनाक किरदार की, जो था कोविड। झटका मिला कोविड के हो जाने से, हमारी सारी चीज़ें बदल गई। हमारे खाना पीना, सोना, उठना, ये सब इफेक्ट किया कोविड ने। हमारी रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट हुई कोविड की वजह से। ये कोविड की ही देन है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ पुश करना पड़ा, हमारे दोस्तों को वर्क फ्रॉम होम पे जाना पड़ा। तो जो एक माहौल था, जो बच्चे स्कूल में जाकर सीखा करते थे, जो लोग वेंट आउट कर लिया कर दोस्तों से मिल के ऑफिस में, वो सब भी धीरे धीरे कम होने लग गया है। NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने अलग अलग रिसर्चेस फॉर्मुलेट करी और उन रिसर्चेस में यही बताया गया कि इंटरनेट एडिक्शन की वजह से ये जो फीलिंग है लोनलीनेस की, ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल का यूथ जो इंटरनेट एडिक्शन से कहीं ना कहीं ग्रसित ज़रूर है, उसको ये फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस हर दिन परेशान करती जा रही है। YouGov की एक स्टडी ये बताती है कि 30% मिलेनियल्स इंडिया में लोनलीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। वो यह कहते हैं कि उनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानते जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सकें। पूरा कल्चर हमने चेंज कर दिया और अभी भी ये कल्चर शिफ्टिंग, वेस्टर्नाइज होना रुक नहीं रहा है दोस्तों। हम अभी भी चाहते हैं कि हम अपने भारत देश को छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल हो जाएं और इस कल्चर को गले लगा के हमें मिल क्या रहा है, मैं कुछ डेटा इस पे आपके साथ शेयर करता हूँ। यूरोफाउंड की एक स्टडी ने बताया है कि यूएस के अंदर लगभग 62% यूथ, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने आप को लोनली महसूस करती है और यही आगे जाके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बदल जाता है। यूके और जापान में तो एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस भी अपॉइंट कर दिया गया है। आपने और हमने सोशल मीडिया पे आजकल ज़रूर देखा होगा कि कैसे हमें जापान एज अ कंट्री, एज अ कल्चर बेचा जा रहा है, पर आप जानते हैं वहाँ का वर्किंग कल्चर कितना हैक्टिक है। लोग वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद करते हैं। जापान, जहाँ कैरी स्केटल की एक रिपोर्ट बताती है कि वहाँ के बुजुर्ग इतना अकेला महसूस करते हैं
कि वो ग्रोसरी स्टोर्स पे जहाँ पे शॉपलिफ्टिंग करते हैं वहाँ पर उनको रोबोटिक थेरेपी लेनी पड़ती है, जहाँ पर वो कुत्ते बिल्ली जो एक्चुअली रोबोट होते हैं वो उनके साथ रहते हैं। ऐसी कंट्री का हम सपना देखते हैं। आजकल के पॉप कल्चर बहुत चला हुआ है, हमारे मिलेनियल्स बहुत पागल हो रहे हैं उन लोगों के पीछे। साउथ कोरिया जहाँ पर लगभग 22 का सुसाइड रेट है, हमारी कंट्री से लगभग दुगना। हम उन कंट्रीज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। हमारे देश में हर 30 लाख लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है, ये रिपोर्ट है WHO से। हमारे देश में लगभग 80 से 90% लोगों के पास इतने पैसे है ही नहीं कि प्रोफेशनली मेडिकल हेल्थ का ट्रीटमेंट ले सके। दोस्तों, तो समय आ गया है कि ना ही लुक वेस्ट ना ही लुक ईस्ट, हमें अपने कल्चर की तरफ वापस ध्यान देना शुरू करना होगा। हमें उस कलेक्टिव सोसाइटी के थॉट्स को अपनी लिविंग में इम्बाइब करना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना एक अच्छी हेल्दी मेंटल कंडीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जाएगा इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। और हमें बात करनी होगी मेंटल हेल्थ की। हमारी सोसाइटी जहां मेंटल हेल्थ को लेके कई सारे टैबूज हैं, उनको ब्रेक करना होगा। और एज अ सोसाइटी हमको रिसेप्टिव बनना होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी भी मेंटल हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम का डिस्कशन चाहता है तो हम उसे ओपन माइंड के साथ वो डिस्कशन करें उसके साथ, ना ही उसे जज करें। उसमें हमारी, आपकी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमको इस मेंटल हेल्थ पैंडमिक से बाहर आना है। दोस्तों, यही है मेरा एक अटेम्प्ट कि सोसाइटी में अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और एक हमारा कलेक्टिव ग्रुप बने जिसमें हम लोग एज अ वॉलंटियर लोगों से बात करें, लोगों की पीड़ाएं समझें, लोगों के दुख समझें और कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिए। ऐसा ही कंटेंट मैं आगे लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं लाइक कमेंट शेयर नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना बोलूँगा कि किसी एक व्यक्ति को ये शेयर ज़रूर करिए। ये ज्ञान का सागर आगे भी पहुँचाते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए कि ये एक ही जीवन मिला है जिसे हमें भरपूर जीना है और लोगों की मदद करनी है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।